तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? सभी का वेलकम है, सभी को नमस्कार हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी बाई अनुपम सर पर। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज मेरा नाम आप जानते ही हैं, मेरा नाम है पूनम, मैं आपको सीडीपी पढ़ाती हूँ। और आज के जो सीडीपी में जो हमारा चैप्टर होगा, हमारा टॉपिक होगा, वो होगा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। आज हम इसे पूरा क्लियर करेंगे और एक-एक डाउट को हम क्लियर करते चलेंगे, इसलिए आप मेरे साथ क्लास के अंत तक बने रहिए। और आज जानते हैं पहले से संज्ञानात्मक विकास का क्या है, सिद्धांत क्या है। तो जो जीन पियाजे हैं उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में क्या दिया है, ये देखते हैं। तो ये जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जानते हैं, पहले ये जानते हैं संज्ञान क्या होता है, यानी कि संज्ञान क्या है, संज्ञान का मतलब क्या होता है। जैसे कि देखिए, आप लोगों के सामने लिखा है, संज्ञान का मतलब है किसी भी चीज के बारे में जानना। किसी भी चीज के बारे में जानना, संज्ञान का मतलब क्या है, किसी भी चीज के बारे में जानना। पियाजे के अनुसार क्या है, पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे क्या हैं, सक्रिय ज्ञान निर्माता या नन्हे वैज्ञानिक भी कहते हैं। इसमें क्या है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यहाँ दिया है, संज्ञान विकास शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत तक चलता है। संज्ञान विकास कैसे चलता है, शैशवावस्था से प्रारंभ हो जाता है और जीवन पर्यंत तक चलता रहता है ना। आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा, प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान, प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान जिससे वातावरण के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान जिससे वातावरण के माध्यम से ग्रहण करता है। यानी कि आगे देखिए क्या है अगला पॉइंट, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने क्या है, जीन पियाजे को हम और भी क्या कहते हैं, जैसे विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है जीन पियाजे को, है ना। तो विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत तक, अर्थात गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक, कहाँ से, गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक अध्ययन किया जाता है। आगे विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से। कहाँ से विकास प्रारंभ होता है, गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। सभी लोगों को ये बात पता है कि विकास कहाँ से प्रारंभ होता है, गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। ये बात हमने, जो हम वृद्धि और विकास का चैप्टर हमने पढ़ा था, उसमें भी ये बताया था कि विकास कहाँ से प्रारंभ होता है, गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, संज्ञान विकास शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत तक चलता है। संज्ञान विकास क्या है, शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत तक चलता है। आगे देखिए अगला क्या है, अगला है जीन पियाजे के सिद्धांत के संप्रत्यय। जीन पियाजे के सिद्धांत के संप्रत्यय, इनको देख लेते हैं। अनुकूलन, पहला संप्रत्यय इनका क्या है, अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है, अनुकूलन के बारे में जानते हैं। बालकों में वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। बालकों में वातावरण के साथ, किसके साथ, वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। कौन सी प्रवृत्ति होती है, जन्मजात, यानी कि जन्मजात होती है, यानी कि जन्म से ही उनके अंदर ये प्रवृत्ति होती है, वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसे अनुकूलन कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे अनुकूलन कहते हैं। पियाजे ने अनुकूलन की प्रक्रिया को दो उपक्रियाएं बताई हैं। पियाजे ने अनुकूलन को कितने भागों में बांट दिया है, दो भागों में बांट दिया है। और पहला जो है इसका अनुकूलन का जो पहला भाग इन्होंने बताया है, ये बताया है आत्मसात्करण या आत्मीकरण, समावेशन या समावेशीकरण। इसको कई नामों से जानते हैं, इसको कई नामों से जानते हैं, और एग्जाम में हर बार अलग अलग नाम से इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। वहाँ हमारे कंफ्यूजन हो जाता है कि हमने तो आत्मसात्करण पढ़ा है, कहीं अगली बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा आत्मीकरण से, कहीं समावेशन से क्वेश्चन आ जाता है, समावेशीकरण से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सारी चीजें एक ही हैं, अनुकूलन का इनको ये सारे नाम एक ही हैं, इनके नाम भी आप याद कर लीजिएगा। आगे देखिए इसके अंतर्गत क्या है, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान व विचार जोड़ना।
अथवा नवीन जानकारियों को पूर्व प्रचलित योजना में यथावत व्यवस्थित करना। इन मतलब आत्मसातकरण का मतलब क्या होता है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। अच्छा, बालक को कोई चीज पहले से पता है, उसको हम नए ज्ञान के साथ जोड़ेंगे, इसे क्या कहते हैं? आत्मसातकरण या आत्मीकरण भी कह सकते हैं। यहाँ दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? समायोजन। इन्होंने क्या बताया? अनुकूलन को 2 भागों में डिवाइड किया है ना, हमने बताया अनुकूलन को कितने पार्टों में डिवाइड किया है इन्होंने? 2 भागों में। तो पहला तो था आत्मीकरण, दूसरा है समायोजन। क्या दूसरा समायोजन क्या है? समायोजन को और क्या जानते हैं? व्यवस्थापन के नाम से भी जानते हैं, समाविष्टीकरण भी जानते हैं, स्थानीयकरण भी जानते हैं। तो आगे ये जानते हैं कि समायोजन क्या है। समायोजन क्या है जानते हैं? नई योजना बनाना या पुरानी योजना में संशोधन करना। अभी तक क्या था? हम क्या कह रहे थे कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना है ना। यहाँ क्या कह रहा है? समायोजन में क्या है? नई योजना बनाएगा बच्चा, नई योजना बनाएगा या पुरानी योजना को संशोधित कर सकता है। युवा उसके पास कोई योजना है, उसमें संशोधन करके नया कुछ उसमें जोड़ दिया, तो ये चीज हो गई। तो नई योजना बनाना या पुरानी योजना को संशोधित करना, अथवा वर्तमान में स्कीमा में सुधार करने की विस्तार करने में परिवर्तित करने से है। इसका क्या है? वर्तमान स्कीमा में सुधार करने या विस्तार करने में परिवर्तित करने, यानी कि जो नई योजना है हमारी, उसमें कुछ संशोधन किया तो परिवर्तन से मतलब होगा, परिवर्तन करने से है इसका मतलब। आगे देखते हैं, आगे क्या है? दूसरा इन्होंने संप्रत्यय बताया है साम्य धारण, या इसी को कह सकते हैं संतुलन। क्या? साम्य धारण भी कह सकते हैं या इसी को हम कह सकते हैं संतुलन कह सकते हैं। ये क्या है? इसे जानते हैं कि साम्य धारण या संतुलन क्या है। साम्य धारण एक ऐसी प्रक्रिया है, साम्य धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसातकरण तथा समायोजन की प्रक्रिया के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। यानी कि जो अभी हमने पढ़ा, आत्मसातकरण या आत्मीकरण और समायोजन के मध्य, यानी कि इन 2 चीजों के मध्य एक बीच में संतुलन स्थापित करता है, उसे हम क्या कह सकते हैं? साम्य धारण या संतुलन कह सकते हैं। नोट करके यहाँ दिया हुआ है, नोट करके यहाँ दिया हुआ है, समझिएगा। साम्य धारण की प्रक्रिया बालकों के पूर्व अनुभवों पर निर्भर करती है। साम्य धारण की प्रक्रिया क्या? बालकों के पूर्व अनुभवों पर निर्भर करती है, निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है, बल्कि उनकी शारीरिक परिपक्वता पर निर्भर करती है। यानी कि ये कह रहा है साम्य धारण की प्रक्रिया क्या होती है? बालकों के पूर्व अनुभवों पर निर्भर नहीं करती है तथा शारीरिक परिपक्वता पर निर्भर करती है। साम्य धारण यहाँ दिया हुआ साम्य धारण एक ऐसी प्रक्रिया है, समझते हैं। साम्य धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आत्मसातकरण तथा समायोजन की प्रक्रिया। अच्छा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये दो बार ये दे दिया हुआ है। क्या है? जो ऊपर बताया है इसी को 2 बार कर दिया है। तो हमने ये जान लिया कि साम्य धारण की प्रक्रिया बालकों के पूर्व अनुभवों पर निर्भर नहीं करती है तथा शारीरिक परिपक्वता पर निर्भर करती है। आगे देखिए, अगला संप्रत्यय हमारा है संरक्षण। क्या है? अगला संप्रत्यय होगा हमारा संरक्षण। संरक्षण क्या है? संरक्षण के बारे में जानते हैं जी। पियाजे के इस संप्रत्यय पर मनोवैज्ञानिकों ने सर्वाधिक शोध किया है। संरक्षण से तात्पर्य है कि वातावरण, संरक्षण से क्या तात्पर्य है? वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता दोनों को पहचानने व समझने की क्षमता तथा किसी वस्तु के रूप में रंग में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्वों में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता होती है। एक ये समझिएगा कि संरक्षण क्या है। संरक्षण से तात्पर्य है वातावरण, किसे? वातावरण में परिवर्तन, स्थिरता दोनों को पहचानने समझने की क्षमता, दोनों को पहचानने और समझने की क्षमता तथा किसी वस्तु के रूप में रंग में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता से होता है। अगला क्या है संप्रत्यय इसका? मानसिक संक्रिया। क्या? अगला संप्रत्यय क्या है? मानसिक क्रिया से है, मानसिक संक्रिया से है। ये क्या है? बालक द्वारा किसी
समस्या के समाधान के लिए चिंतन, बालक द्वारा किसी समस्या के समाधान, जैसे बालक है वो किसी समस्या के समाधान का चिंतन करना, वह मानसिक संक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? मानसिक संक्रिया कहलाता है। यानी कि बालक के पास कोई समस्या है, उस पर वो क्या है, उसके समाधान पे वो चिंतन कर रहा है ना, चिंतन कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? मानसिक संक्रिया कहलाता है। अर्थात संज्ञानात्मक संरचना की सक्रियता ही मानसिक संक्रिया है। यानी कि संज्ञान मतलब खोज करने या सोचने से, जैसे कि जीन पियाजे ने बालक को क्या माना है? नन्हे वैज्ञानिक के रूप में माना है। तो वैज्ञानिक क्या करता है? हर चीज की खोज करता है या समस्या का समाधान में चिंतन करेगा तभी तो खोज कर पाएगा। सबकी कोई समस्या है उसके सामने और उसे उसका समाधान करना है, तो उसका चिंतन ही तो उसे करना पड़ेगा। तो यही है मानसिक संक्रिया। आगे देखिए अगला क्या है? अगली दो चीजें आती हैं, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी एग्जाम में। दो चीजें आती हैं संप्रत्यय में, एक तो होता है स्कीम्स और दूसरा क्या है? स्कीमा। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं स्कीमा से। लेकिन ये है क्या है? स्कीम्स। स्कीम्स और स्कीमा कभी कभी ऑप्शन में दोनों चीजें दे देती हैं, तो गलती से हम मतलब कंफ्यूजन में आंसर गलत कराते हैं। इसलिए पहले स्कीम्स क्या है ये समझ लेते हैं। व्यवहारों का संगठित पैटर्न, व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिससे आसानी से दोहराया जा सकता है, स्कीम्स कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे समझते हैं, बालक द्वारा विद्यालय के लिए किताबें वर्ग रूटीन के अनुसार रखना, ड्रेस पहनना और दूसरा टाई पहनना आदि। यानी कि स्कीम्स क्या है कि जो हम एक रूपरेखा पहले से बनाते हैं, जो हमें डेली, जिस चीज को हम डेली दोहराते हैं। जैसे बच्चा क्या है? डेली स्कूल जाता है, डेली का काम है कि उसका ड्रेस पहनना है, उसे बुक रखनी है बैग में, उसे बॉटल लेनी है, उसे टिफिन लेना है ना। तो ये डेली हम किसी चीज को जब दोहराते हैं, जिससे आसानी से दोहराया जाता है, उसे स्कीम कहलाते हैं। यानी कि जो चीजें हमारे रूटीन में हो रही हैं, जो रूपरेखा हम अगले दिन की बनाते हैं, उसे डेली दोहराते हैं। जैसे डेली स्कूल जाना है, जैसे आज स्कूल गया, ऐसा तो नहीं है कि कल नहीं जाएगा। तो जब हम किसी चीज को डेली दोहराते हैं, और ड्रेस भी डेली पहनना है ना, तो टाई पहनना है, टिफिन ले जाना है, बॉटल ले जाना है, ये डेली का काम होता है, जिसे हम आसानी से दोहराते हैं, उसे रूटीन के अनुसार रखते हैं और उसे डेली दोहराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्कीम्स। यानी कि एक स्कीम बना लेना है। अच्छा, यहाँ जानते हैं स्कीमा क्या है? स्कीमा क्या है? एक मानसिक संरचना जो सामाजिक संज्ञान को निर्देशित करती है, सामाजिक संज्ञान को निर्देशित करती है, या ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, और स्कीमा कहलाता है। क्या? ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, स्कीमा कहलाता है। या जब बालक के सामने कोई वस्तु आती है, क्या? जब बच्चे के सामने कोई वस्तु आती है, तब वह उसे संगठित करके एक अर्थ देने का प्रयास करता है, इसे स्कीमा कहते हैं। क्या? एक मिनट, उसे स्कीमा कहा जाता है। उसे संगठित करके एक अर्थ देने का प्रयास करता है। यानी कि बच्चा एक नई चीज को, नई वस्तु अगर उसके सामने आती है, तो उसे क्या है? संगठित करके उसे इकट्ठा किया और उसे क्या करता है? एक अर्थ देने का प्रयास करता है, अपने आप किसी चीज के लिए नई चीज करने का प्रयास करता है। या अगर इसी को कहूँ तो जीन पियाजे के शब्द में अगर कहूँ तो बच्चा खोज करने की कोशिश कर रहा है, नई चीजें, नया नाम देने की कोशिश कर रहा है, नया अपने आप प्रयास कर रहा है किसी भी चीज को लेके। वो क्या हुआ? हमारा स्कीमा, उसे हम कह सकते हैं स्कीमा। आगे देखते हैं, अगला संप्रत्यय है हमारा विकेंद्रीकरण। क्या? अगला संप्रत्यय है हमारा विकेंद्रीकरण। इन सारे संप्रत्ययों से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इन सारे संप्रत्ययों से क्या आते हैं? क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सीटेट में तो बहुत पूछे जाते हैं इन संप्रत्ययों से क्वेश्चन। आगे देखिए, विकेंद्रीकरण से हमारा तात्पर्य है किसी वस्तु चीज के बारे में, किसी वस्तु या चीज के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता से होता है। इस क्षमता का विकास लगभग 12 वर्ष की आयु में होता है। इस क्षमता का विकास क्या होता है? लगभग 12 वर्ष की आयु में होता है। जैसे किसी वस्तु और चीज के बारे में वास्तविक ढंग से सोचना की क्षमता होती है। जैसे अगर इसे एक नाम से कह सकती हूँ मैं, अमूर्त चिंतन कर सकता है, इसे कहेंगे विकेंद्रीकरण का मतलब जो 12 वर्ष की आयु में
ही होता है। आगे देते, ये तो रहे संप्रत्यय, ये क्या रहे हमारे संप्रत्यय। जीन पियाजे ने जिन संप्रत्ययों को दिया है सारे संप्रत्यय थे ये हमारे। तो आगे देखते हैं अगला क्या है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। और सीटेट अब तो नोटिफिकेशन भी आ गया है ना, अब तो नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो तैयारी को बहुत अच्छे से करिएगा आप लोग, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं क्या हैं ये जान लेते हैं। यहाँ देखिए दिया हुआ है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। कभी कभार डायरेक्ट भी पूछ लेता है, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो कितनी अवस्थाएं हैं यहाँ पर जान लीजिएगा, 4 अवस्थाएं हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की। इन सभी अवस्थाओं के बारे में नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है। ये लगा है देखिए ये रो, और नीचे अगला यहाँ पर लिखा है, नीचे दिए गए चार्ट के माध्यम से दर्शाया गया है। तो आगे देखें, देखते हैं चार्ट में क्या है। ये देखिए ये आपके सामने आ गया, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, ये पूरे चार्ट के माध्यम से मैंने दिखाया है कि क्या है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। अच्छा, जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, ये जो चार्ट है आपके सामने, इसमें क्या है, चारों अवस्थाओं को कई जैसे एक अवस्था है यहाँ पर संवेदी गामक अवस्था, पहली अवस्था जो है, इसको कई नामों से जानते हैं। इस तरह सारे अवस्थाओं को कई कई नामों से जानते हैं। तो इन सब के नाम, आप जितने भी नाम हैं उनको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कभी ऐसा होता है कि ये नाम ना देके कोई और नाम दे दिया, तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है बच्चे को, कि लगता है कि ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये टॉपिक तो हमने पढ़ा ही नहीं, है ना। तो ये क्या है, यहाँ क्रम दिया हुआ है, पहली अवस्था, ये दिया है हमारा दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था और चौथी अवस्था। तो पहले जानते हैं पहली अवस्था क्या है। तो पहली अवस्था क्या है हमारी, पहली अवस्था है हमारी संवेदी गामक अवस्था कहते हैं, या इसी को हम कह सकते हैं संवेदी पेशी अवस्था, इसी को कहेंगे इंद्रिय जनत गामक अवस्था, अथवा कह सकते हैं ज्ञानात्मक क्रिया अवस्था, इसी को हम कहेंगे संवेदनात्मक अवस्था, इसी के कहेंगे ज्ञानेन्द्रिय गामक अवस्था। इतने नामों से इसको जानते हैं, इतने नामों से हम पहली अवस्था को जानते हैं। तो ये सारे नाम जितने हैं आप याद करके रखिएगा, कि अगर ये नहीं पूछे, संवेदी गामक नहीं पूछेगा, तो कहीं संवेदी पेशी लिखा हुआ होगा, या फिर ये नहीं लिखा होगा तो ज्ञानेन्द्रिय गामक लिखा होगा। यानी कि चीज तो वही है, बात तो वही है ना, वो पहली अवस्था ही पूछ रहा है। उसकी समय काल उसका क्या होता है, यहाँ देखिए समय काल क्या होता है, जन्म से 2 वर्ष। पहली अवस्था का समय काल क्या होगा, जन्म से 2 वर्ष होगा। और यहाँ पर देखिए दूसरी, यहाँ देखिए दूसरी क्या कहते हैं, क्या कौन सी अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को और किस नाम से जाते हैं, प्राक संक्रियात्मक भी कहते हैं, इसे प्राक प्रचलनात्मक भी अवस्था भी कहते हैं। इसकी समय काल क्या होता है, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होता है। बच्चा थोड़ा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 2 वर्ष या 7 वर्ष तक है। तीसरी अवस्था हमारी कौन सी है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त प्रचलात्मक अवस्था भी कह सकते हैं, इसे स्थूल भी कह सकते हैं, क्रियात्मक अवस्था कैसे हैं, इसे ठोस प्रचलनात्मक अवस्था भी कह सकते हैं। कितने कठिन कठिन शब्द हैं। तो मतलब ये सारे नामों से, अलग अलग नामों से जाना जा सकता है इसे जीन पियाजे के जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में। तो ये इसका समय क्या काल क्या है, 7 से 11 वर्ष तक है। अगली अवस्था, चौथी अवस्था जो है वो क्या है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या इसी को कहते सकते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या इसी को कह सकते हैं औपचारिक प्रचलनात्मक अवस्था भी कह सकते हैं। इसका समय काल है 11 से 15 वर्ष तक, 11 से 15 वर्ष तक है। तो ये सबके समय काल आप याद करें, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। आगे आगे देखते हैं, अब इनके बारे में हम डिटेल से कवर करेंगे कि ये इसमें बच्चा की जो विशेषता क्या होगी, इसमें क्या होंगी, तीसरी अवस्था में मूर्त वाले में क्या होंगी, अमूर्त वाले में क्या होंगी, है ना। तो ये तो रहा एक बार में 4 अवस्थाएं हैं, चारों अवस्थाओं के नाम और उनका समय काल। आगे देखते हैं,
पहली अवस्था के बारे में अब हम डिटेल से जानते हैं कि क्या है संवेदी पेशी अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। कितने वर्ष तक होती है? जन्म से 2 वर्ष तक। इसे और भी नामों से जानते हैं ना, पीछे जो अब नाम लिखे, इंद्रियगामक भी कह सकते हैं, ज्ञानेंद्रिय गामक भी कह सकते हैं। इसलिए संवेदी पेशी अवस्था की जो हमारा समय काल होता है वो जन्म से 2 वर्ष होता है। पहला पॉइंट क्या है? इस अवस्था में शिशु शरीर से चीजों को इधर उधर करते हैं, वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करते हैं और प्रकाश तथा आवाज के प्रतिक्रिया करना आरंभ कर देते हैं। इसमें क्या होता है? बच्चा क्या होता है कि चीजों को इधर उधर करेगा, और जैसे छोटा बच्चा है, मतलब क्या, जन्म से 2 वर्ष का है, लाइट अगर आप वो लेटा हुआ है, अगर लाइट की रोशनी जिधर पड़ेगी उधर देखने की कोशिश करता है। आप आवाज से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ताली अगर आप बजाएंगे तो वो आपकी तरफ देखेगा, जिधर ताली बज रही होगी उधर ही देखेगा, फिर आपकी तरफ नहीं वो करेगा। तो इसमें क्या है, बच्चा कैसे कनेक्ट करता है, प्रतिक्रिया कैसे करेगा? प्रकाश के माध्यम से करेगा, आवाज के माध्यम से करेगा। और शिशु क्या है, चीजों को इधर उधर करते हैं, वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करता है। कोई भी चीज आप दिखाइए, बहुत ध्यानपूर्वक देखेगा और अपनी प्रतिक्रिया देने की कोशिश करता है। इसमें देखिए, इसका अगला पॉइंट है, इस अवस्था में बालक किसी भी वस्तु को देखना, पकड़ना, चूसना, दांतों काटना आदि की स्वाभाविक क्रियाएं करता है। इसमें क्या होता है, इतने जन्म से 2 वर्ष का बच्चा आपने देखा होगा, उसे कोई भी चीज दे दीजिए, जैसे पेन दे दीजिए, कॉपी दे दीजिए, वो तुरंत मुंह में डालता है। कोई भी चीज होगा तुरंत मुंह में डालेगा, आप कोई भी चीज पकड़ा दीजिए। तो यहाँ वही बताया गया है कि वस्तु को देखता है, पकड़ता है, चूसना या दांतों से काटने आदि की प्रतिक्रिया स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं हैं, ये हर बच्चा करता है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं करता है, कोई बच्चा है इस प्रतिक्रिया को नहीं करेगा, सारे बच्चों में यही प्रतिक्रिया होती है, ये स्वाभाविक होती है बच्चे में। अगला पॉइंट कह रहा है, बालक असहाय जीवधारी से गतिशील, अर्धभाषी तथा सामाजिक दृष्टि से चतुर बनने का प्रयास करता है। सामाजिक दृष्टि से चतुर बनने का प्रयास करता है। अगला पॉइंट है, प्रयास एवं त्रुटि के आधार पर परिस्थितियों के समझने का प्रयास करता है, यानी कि सीखता है। पहले गलती करता है, फिर उससे सीखता है। जैसे आप कोई गेम है दे दीजिए, तो पहले उसे तोड़ेगा, फिर जोड़ेगा, फिर तोड़ेगा, फिर जोड़ेगा, यानी कि पहले गलती करता है, फिर उसको सुधार करने की कोशिश करता है। तो इसमें क्या है, प्रयास और त्रुटि के आधार पर परिस्थितियों को समझने का प्रयास करता है बालक। और अगला पॉइंट क्या है, वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित हो जाता है इसमें। अगला देखिए, बड़ों का अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है। इसमें क्या है, बालक इस एज में क्या है, बड़ों का अनुकरण करता है। जैसा आप उसके सामने करेंगे, बच्चा वैसा ही अनुकरण करेगा और वैसा ही करेगा। इसलिए बड़ों का अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है। नन्हे वैज्ञानिक शिशु को कहा जाता है, किसने कहा है, जीन पियाजे ने। किसने कहा है, एक मिनट, जीन पियाजे ने इसको क्या कहा है, नन्हे वैज्ञानिक कहा है। ये देखिए, नन्हे वैज्ञानिक के शिशु को कहा जाता है, जीन पियाजे ने इसको कहा है नन्हे वैज्ञानिक। आगे देखिए, अगला क्या है, हाँ, अगले पे चलते हैं। दूसरा क्या है, जो दूसरी विकास की अवस्था है हमारी, वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। क्या है, दूसरे जो दिया है वो क्या दिया है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक है। कहाँ से, 2 से 7 वर्ष तक है। इसमें क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। अच्छा, कभी भी मतलब अब इनसे क्वेश्चन आने लगे हैं एग्जामों में, तो हमने इसको बहुत, आप ये चीज बहुत ध्यान से देखिएगा कि बहुत जगह ये चीज देखने को नहीं मिलती है। डायरेक्ट बहुत सारे लोग बता देते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। हम इसमें ये भी जानेंगे कि ये जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसके 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं, 2 पार्ट इसके जो हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 भाग हैं। पहला भाग जो है उसे प्राक संप्रत्यय अवधि कहते हैं, जो 2 से 4 वर्ष तक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर डायरेक्ट पूछता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था तो 2 से 7 वर्ष तक। अगर इसके 2 भाग किए गए हैं, प्राक संप्रत्यात्मक अवधि पूछता है तो 2 से 4 वर्ष तक होगी। और इसकी जो दूसरा भाग है उसे अंतरदर्शी अवधि के नाम से जानते हैं, जो 4 से 7 वर्ष तक है। कहाँ से, 4 से 7 वर्ष तक मानी जाती है। तो आगे देखते हैं। अब ये तो रही इसके 2 भाग, ये तो
रहे इसके 2 भाग, जो पहला भाग है 2 से 4 वर्ष तक और 4 से 7 वर्ष तक, यानी कि ये 2 भागों में इसे विभाजित किया गया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को। आगे देखिए, इसका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के जो विशेषताएं होती हैं वो क्या होती हैं। पहला पॉइंट है अहम केंद्रितता होती है, वास्तविकता दिखाना, यानी कि वो अपने आप में ही सब कुछ अपने आप को ही समझता है। जो मैं कहूँ वही सही है, जो मैं करूँ मतलब मैं खुश हूँ तो सब खुश हैं। कहने का मतलब ये कि बच्चा चाहता है कि जो मैं चाह रहा हूँ वही होना चाहिए। अगर ये चीज़ मुझे चाहिए तो चाहिए, नहीं तो फिर रोएगा, जिद करेगा, है ना। तो ऐसी प्रतिक्रिया बच्चा करने लगता है। इसमें क्या है, अहम केंद्रित है। उसे ये नहीं मतलब है कि दूसरे को इस चीज़ से नुकसान हो रहा है या दूसरा नहीं चाह रहा है इस चीज़ को, उससे किसी से लेना देना नहीं है, उसे केवल अपने आप से मतलब होता है इनमें। अगला पॉइंट कह रहा है चिन्हों के माध्यम से बात बताना। चिन्हों के माध्यम से बात बताना, जैसे कोई सामान आप कहीं रख दीजिए, है ना, कोई सामान आप कहीं रख दीजिए और आप भूल गए। अगर वो आपके यहाँ बच्चा है 2 से 7 वर्ष के बीच में, तो अगर वो बच्चे ने उस सामान को वहां देखा है तो अगर आप पूछेंगे और आप भूल जाएंगे कि आपने उस सामान को कहाँ रखा है, लेकिन बच्चा इस चीज को नहीं भूलता है। बच्चा आपको हाथ पकड़कर उसी जगह पे ले जाएगा जहां आपने कल उस सामान को उसके सामने रखा था। तो यहाँ पर क्या होता है, चिन्हों के माध्यम से बात बताना, यानी कि चिन्हों के माध्यम से वो बात को बताएगा आपको। अगला पॉइंट है विपरीत सोचने की क्षमता की कमी। विपरीत सोचने की क्षमता में कमी होती है। कई चीजों को एक साथ ना समझ पाना, ये होता है। मतलब विपरीत, अगर कोई भी चीज सोचे, जो चीज उसे दिख नहीं रही है उसके बारे में अगर वो सोचे तो नहीं कर पाता, और एक बार में वो कई चीजों को नहीं समझ पाता। एक साथ ना समझ पाने की इसमें क्षमता होती है, क्योंकि बच्चा ज्यादा बड़ा नहीं होता है ना, बच्चा ज्यादा बड़ा नहीं होता। अगला पॉइंट है निर्जीव को सजीव समझना, यानी कि अगर इसे कहें तो सजीव चिंतन। सजीव चिंतन कभी कभी ऑप्शन में दिया रहता है, तो ये वही चीज है कि निर्जीव को सजीव समझना, वर्गीकरण तथा क्रमिकता नहीं कर पाते, यानी कि चीजों को वर्गीकरण नहीं कर पाता, क्रम में नहीं लगा पाता है, इतना उसका मतलब अभी विकास नहीं हुआ है। इसलिए निर्जीव चीजों को सजीव चीज से समझने का मतलब है कि अगर उसको किसी चीज से, जैसे बच्चा जा रहा है, ऐसे समझिए जैसे बच्चा जा रहा है और किसी चीज से भी टकरा के, या मेज कुर्सी कोई भी चीज समझ लीजिए, गिर गया टकरा के, तो उसको रोने लगेगा। लेकिन अगर आपने बोल दिया कि अरे नहीं 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 लगा, अच्छा इसने मारा है, इसने तुम्हें गिराया, अगर एक थप्पड़ ऐसे भी करके ऐसे मार दिया आपने, तो उसे लगता है हाँ ये सजीव है, इससे मुझे चोट लगी थी अब इसको मार पड़ गई, ठीक है, अब वो चुप हो जाएगा, है ना। ये ऐसी प्रतिक्रिया होती है बच्चे की। जैसे सजीव चिंतन है, जैसे कविता के माध्यम समझ लीजिए, जैसे चंदा मामा ऐसे करके बुलाते हैं, तो वो चंद्रमा को भी सजीव समझता है ना। तो हर चीजों का क्या करता है, निर्जीव को सजीव चिंतन करता है। अगला देखिए, भाषा व विकास, खेल व अनुकरण समझना। भाषा का विकास, खेल व अनुकरण समझना, यानी कि अनुकरण के माध्यम से भी बच्चा सीखता है, भाषा के माध्यम से सीख सकता है, खेल व अनुकरण समझना के माध्यम से, यानी खेल के माध्यम से सीखता है। आगे देखिए, रट कर सीखना, कारण से अनजान, यानी कि वो किसी भी चीज को कार्य और कारण से अनजान होता है, उसे किसी चीज से मतलब लेना देना नहीं, समझ नहीं होती, तो वो किसी भी चीज को क्या सीखता है, रट के सीखता है, यानी कि देख कर सीखेगा, जैसे कि यहाँ लिखा है अनुकरण समझना। आगे देखिए, अगला पॉइंट है समस्या समाधान से केवल एक पक्ष को देखता है। समस्या समाधान से केवल एक पक्ष को देखता है, या तो समस्या या समाधान, मतलब वर्गीकरण नहीं कर पाता ना, किसी चीज को अलग अलग नहीं कर सकता। अगला देखिए, अगला जो है हमारी अवस्था है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक होती है। कब से कब तक होती है, 7 से 11 वर्ष तक होती है। ये अवस्था क्या होती है, 7 से 11 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं के प्रति चिंतन करना आरंभ कर देता है, मूर्त वस्तुओं के प्रति चिंतन करना आरंभ कर देता है ना। अगला पॉइंट है चिंतन व तर्क। क्या, चिंतन व तर्क, यानी कि ठोस वस्तु, इसे चिंतन व तर्क से मतलब ठोस वस्तु, जो चीजें उसे दिखाई दे रही हैं, जो चीजें प्रेजेंट हैं, जैसे ये रिमोट है तो उसे दिखाई दे रहा है ना, तो इस पर वो चिंतन कर पाएगा। उस चीज पे नहीं करेगा जो नहीं दिखाई दे रही है, तो जो चीज उसे दिख रही है उस पे वो चिंतन कर सकता है, क्रमबद्ध हो जाते हैं, है ना। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, बालक
उचित अनुचित को समझने लगता है, यानी कि थोड़ी समझ उनमें ये आ जाती है कि उचित क्या है, अनुचित क्या है ना, सही क्या है, गलत क्या है, ये काम करना चाहिए, इससे हमें डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, या नहीं करना चाहिए। अगर आप उसे मना कर रहे हो कि नहीं नहीं ये चीज़ मत छूना, नहीं तो ये चीज़ मतलब टूट जाएगी या बिखर जाएगी, मत छूना, तो उसमें इतनी समझ आ जाती है कि अगर मना कर रहे हैं तो नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ है, उचित अनुचित को समझने लगता है। अगला पॉइंट है वस्तु की लंबाई, वजन, वस्तु की लंबाई वजन के अनुसार उनको क्रम में रखने लगता है। अगर अब इस एज में क्या है, 7 से 11 वर्ष में क्या है, वस्तु को उसकी, जैसे किसी का वजन कम है तो उसे पता है कि ये वस्तु मतलब इसका वजन ज्यादा है, इसका वजन कम है, या इससे लंबी है, या ये इससे छोटी है। इन चीज छोटा बड़ा या वजन के माध्यम से चीजों को क्रम में लगा सकता है इस एज में। अगला पॉइंट देखिए, भाषा व संप्रेषण की योग्यता का विकास हो जाता है, यानी कि आदान प्रदान करने का, आपसे सवाल करेगा, आपके सवालों का जवाब दे सकता है, यानी कि भाषा संप्रेषण से मतलब है विचारों का आदान प्रदान। हम इसका मतलब होता है, संप्रेषण का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान, यानी कि भाषा का विकास हो जाता है और संप्रेषण का, यानी कि आपसे भी बहुत सारे सवाल करेगा। छोटे छोटे तो बच्चे बहुत सवाल करते हैं 7 वर्ष के, ये क्या है, ये क्या है। अगर ये आपने एक बार जवाब दे दिया कि ये क्या है, तो वो ये पूछेगा फिर इससे क्या होगा, फिर इससे क्या होगा, ऐसे सवाल होते हैं बच्चों के, तो ये करने लगता है। अगला पॉइंट देखिए, परंतु इस अवस्था में बालक मानसिक संक्रिया, इस अवस्था में क्या, बालक मानसिक संक्रियाएं तभी कर पाता है जब वस्तु मूर्त स्थूल हो, यानी कि किसी भी चीज के बारे में बच्चा तभी आपसे सवाल करेगा, तभी सोचेगा जब वो चीज आपको उसको दिखाई दे रही हो। जो चीजें उसको दिखाई नहीं देंगी उनके बारे में वो चिंतन नहीं कर सकता, जो चीजें वो दिखाई दे रही हैं उन्हीं के बारे में चिंतन कर सकता है। जैसा कि इसका नाम भी आप देख पा रहे होंगे कि मूर्त संक्रियात्मक, यानी कि जो चीजें उसे दिखेंगी उसी के बारे में वो चिंतन कर पाएगा, उसी के बारे में वो आपसे विचार कर पाएगा। भाषा संप्रेषण यानी कि विचारों का आदान प्रदान कर पाएगा जो चीजें उसे दिख रही हैं। अगला पॉइंट ये क्या कह रहा है, मूर्त व स्थूल रूप में हो, और साथ ही बालक के चिंतन पूर्णतः क्रमबद्ध नहीं होते हैं, यानी कि क्रम नहीं होता उनके चिंतन करने का, कुछ भी पूछेंगे, कुछ भी, मतलब उनका समान कुछ भी हो सकता है। आगे देखिए, अगला पॉइंट है बालक की लंबाई, चौड़ाई, वजन, तरल तथा तत्व के संरक्षण से संबंधित समस्याओं का समाधान कर लेता है। तरल और संरक्षण से संबंधित समस्याओं का समाधान कर लेता है बालक। लंबाई, चौड़ाई, वजन, तरल, मतलब इनका वो समाधान कर लेता है, क्योंकि उसे ये पता है कि ये चीज बड़ी हो गई, ये छोटी है, ये भारी है, ये हल्की है, तो इससे इनका समाधान कर सकता है। बालक अनेक तार्किक क्रियाएं करने के योग हो जाता है। तो ये तो रहा हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक होती है। चौथी अवस्था हमारी क्या है, चौथी अवस्था है हमारी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष तक होती है, 11 से 15 वर्ष तक होती है। अब क्या है, बालक क्या है, इसमें जो चीजें उसे नहीं दिख रही हैं उसका भी वो चिंतन करने लगेगा, जो चीजें उसे दिखाई नहीं दे रही हैं उसका भी वो चिंतन करने लगेगा, उनके बारे में सोचने लगेगा और अपनी प्रतिक्रिया दे पाएगा जो चीजें उसे नहीं दिख रही है। इसमें देखते हैं पहला पॉइंट क्या है, बालक में अमूर्त चिंतन की क्षमता का विकास हो जाता है। अमूर्त चिंतन या जो वस्तु उसे नहीं दिखाई दे रही है उसके बारे में वो चिंतन करने लग रहा है। और बालक में सभी प्रकार की संप्रत्तियों का समुचित विकास हो जाता है, यानी कि बालक में विकेंद्रीकरण है, स्कीम्स है, साम्य धारणा, इन संप्रत्तियों का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है बालक में। आगे देखिए, अगला पॉइंट क्या है, इस अवस्था में बालक में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। और अगला पॉइंट है, चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है, यानी कि उसमें क्या था, इससे पहले वाली अवस्था में क्या था, बालक जो चिंतन कर रहा था वो क्रमबद्ध रूप से नहीं था। इसमें क्या है, बालक चिंतन में क्रमबद्धता आ जाती है। अगला देखिए, भाषा संबंधित योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का विकास हो जाता है। अगला देखिए, अपसारी चिंतन करने लगी, यानी कि जो उसका चिंतन होगा वो ऐसे होगा, हर क्षेत्र में कर सकता है, किसी भी क्षेत्र में एक समस्या का समाधान अगर नहीं निकल रहा है तो वो केंद्रित नहीं है ना, केंद्रित नहीं है, इसलिए ऐसे कर सकते हैं हम।
ऐसे कर सकते हैं। अभिसारी औपसारी का इसका एक चैप्टर भी है, बहुत इससे क्वेश्चन पूछते हैं, इसका हम अगली क्लास में पढ़ेंगे अपसारी और अभिसारी और अपसारी के बारे में। तो अभी तो ये जान लीजिए कि अपसारी चिंतन करता है, यानी कि उसका जो चिंतन का विकास होगा वो ऐसे फैलावदार होगा, वो हर तरफ चारों तरफ सोच सकता है, किसी समस्या का समाधान एक तरीके से नहीं निकल रहा है तो दूसरे तरीके से निकालने की कोशिश करेगा, तो ये हो सकता है ना। तो अगला पॉइंट देखिए, स्थानांतरण की योग्यता का विकास हो जाता है, स्थानांतरण की योग्यता का विकास हो जाता है। अगला पॉइंट क्या है, निगमनात्मक यानी कि नियम से उदाहरण का विकास होता है। अगर उसे आपने इस एज के बालक को, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि अगर बालक को आपने नियम बता दिया तो उदाहरण, नियम से उदाहरण भी अगर आप समझाएंगे तो समझ जाएगा, नियम से उदाहरण भी समझाएंगे। निगमनात्मक निगमन तर्क का मतलब होता है नियम से उदाहरण को समझाना। जैसे कोई सूत्र आपने उसे मतलब कोई सी सूत्र या कोई नियम आपने बता दिया और उसका उदाहरण भी लास्ट में आप बताएंगे तो वो समझ जाएगा। आगे देखिए, समस्या समाधान योग्यता का भली भांति विकास हो जाता है, किसी भी चीज का समस्या का समाधान भली भांति कर लेता है। बालकों में विकेंद्रीकरण पूर्णतः विकसित हो जाता है। क्या हो जाता है, बालकों में विकेंद्रीकरण जो संप्रत्यय है वो पूर्णतः विकसित हो जाता है। अगला पॉइंट क्या कहता है, विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक, यानी कि जैसे विश्लेषणात्मक का मतलब क्या होता है, चीजों को ऐसे करके, मतलब किसी भी समस्या के समाधान को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। और संश्लेषणात्मक का मतलब क्या होता है, जिन समस्या समाधान को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा है उनको एक साथ एकत्रित कर देना और फिर किसी समस्या का समाधान निकाल लेना। और नियमीकरण तथा सूक्ष्म सिद्धांतों की स्थापना संबंधित उच्च मानसिक क्षमताओं का विकास हो जाता है ना। ये मतलब इसमें बालक क्या है, पूर्णतः इसका विकास हो जाता है। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है, बालक की अवलोकन क्षमता, तर्क करने की शक्ति, सोचने और विचारने की क्षमता, कल्पना करने की शक्ति तथा प्रयोग आदि के आधार पर निष्कर्ष निकालने का पर्याप्त क्षमता का विकास हो जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, बालक तर्क करने की शक्ति में विकास हो जाता है, सोचने क्षमता का विकास हो जाता है और कल्पना करने की क्षमता का विकास हो जाता है। शक्ति एवं प्रयोग आदि के आधार पर निष्कर्ष निकालने में पर्याप्त क्षमता का विकास हो जाता है। तो ये तो रहा हमारा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, है ना। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, इसलिए सभी को बाय बाय। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।